हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदर्श अकेडमी और यहाँ पर हम आज से क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं और मैं हूँ आपका साइंस एजुकेटर। सो आज से हम जब साइंस पढ़ रहे होते हैं तो साइंस में क्लास 10th की साइंस में चाहे वो एमपी बोर्ड हो और चाहे वो किसी भी टाइप से किसी भी अदर बोर्ड्स की बातचीत कर रहे हों, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या किसी अदर स्टेट बोर्ड हो गया। इसमें सबसे अधिक वेटेज रखने वाले पार्ट्स में बायोलॉजी का पहला पोर्शन होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के फर्स्ट पोर्शन में हम यहाँ पर आज से पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सबसे फर्स्ट पोर्शन ये है कि क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशंस क्या होती हैं, और आज के एजेंडा में सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की पोर्शन के साथ साथ डेफिनेशन एंड अदर स्मॉल पार्टीशंस, है ना। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूँ कि टुडेज़ एजेंडा क्या है, तो आज हमें समझना है डेफिनेशंस। डेफिनेशन के बाद, है ना, डेफिनेशन में हम पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद सेकंड टॉपिक रहेगा आज का हमारा मेटाबॉलिज्म और इसके टाइप्स। ठीक है, आज क्योंकि डे 1 है तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना रखते हुए यहाँ पे हम 2 टॉपिक को डिटेल से कवर करने वाले हैं। सो क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस अगर ये कहें कि एक प्रोसेस है, दैट मीन्स ये जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं कि यहाँ पर होता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अपनी सारी लाइफ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। सो ये अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोसेस उनकी इंटरनल बॉडी में परफॉर्म होती हैं। ये इन्हीं एक्टिविटीज़ को कंबाइंड फॉर्म में हम लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे सबसे फर्स्ट पोर्शन में अगर हम पिक करें तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पोर्शन बताना चाहता हूँ तुमको कि कोई भी व्यक्ति खाने के बिना तो रह ही नहीं सकता ना। तो खाने के बिना अगर नहीं रह सकता, इसका मतलब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट, न्यूट्रिशन अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पर हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और फिर हमको उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर मैं एक सिंपल प्रोसेस में समझाऊँ थोड़ा सा नीचे जाकर, कि आपके पास होता है फूड, ठीक है, और फूड को क्या करेंगे आप, फूड को इनटेक करते हैं बॉडी में। जनरली फूड में हम लेते क्या हैं, हम फूड में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एक सिंपलर एग्जांपल है कि इसको हम अगर इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स की हेल्प से इसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है मतलब एक
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाएगा। सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से ग्लूकोज भी अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेस दैट मीन्स सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, है ना। और ये प्रोसेस आपकी बॉडी में जाकर क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। सो दैट इज डाइजेशन। और ये जो ग्लूकोज है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे, यही ग्लूकोज उसके बाद हमारे सेल्स में जाता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सेल्स में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर आप यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज़ करते हैं एनर्जी, दैट मीन्स दीज थिंग्स, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। यानी कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी वर्क किस तरीके से करती है। तो लाइफ प्रोसेस में ये चीज़ें शामिल हैं, इसीलिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि न्यूट्रिशन आपका सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है जहाँ पर आप फूड इनटेक करके एनर्जी लेते हैं। लेकिन फूड इनटेक करने के बाद एनर्जी लिया आपने, एनर्जी में आपको तभी मिलेगी जब बॉडी में ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस की हेल्प से आपके सेल्स वर्क करेंगे। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन इट इज़ अ काइंड ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। इधर दो चीज़ें होती हैं, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग, बोथ आर डिफरेंट बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। तो सेकेंड नंबर पे आपके पास होगा जिसको हम रेस्पायरेशन कह रहे हैं। अब रेस्पायरेशन आपने की, एनर्जी को ले लिया, लेकिन उस एनर्जी को पूरी बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक कंप्लीट सिस्टम की, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डाइजेशन की हेल्प से और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पोर्शन में जाके जिसमें हम कह रहे हैं कि वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू और अदर मीडियम के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया, उसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के से पहले आपने फूड इनटेक किया तो उसके बॉडी में बचा हुआ पार्ट जो होता है उसको हमें बाहर भी निकालना होता है। उसके लिए हमें एक कंप्लीट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एक्सक्रीशन सिस्टम। सो एक्सक्रीशन भी एक हमारी बॉडी का पार्ट है और इसमें एक कंप्लीट सिस्टम आपकी बॉडी में वर्क करता है, जहाँ पर किडनी होगी, किडनी के अलावा नेफ्रॉन है एंड अदर थिंग्स। सो एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट पोर्शन इज कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है कि आपने कोई भी पार्ट किया, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी परफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, विदाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि ये कुछ भी परफॉर्म करेगा। और कुछ भी परफॉर्म नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि आपके लिए सबसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ज़रूरत होती है जहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्रेन को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेन पढ़ रहे हैं, रेस्पायरेशन में हम क्या पढ़ रहे थे, लंग्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड अदर पोर्शन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप ब्लड है और ब्लड के साथ साथ हमारे पास वेन्स पढ़ते हैं, आर्टरीज पढ़ते हैं, है ना, प्लस कैपिलरीज भी होती हैं। सो
ये सारा जो पोर्शन है हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में, है ना। इसी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन एंड अदर पोर्शंस। सो हर एक पोर्शन, और न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ना है, जिसके थ्रू आपका जो फूड है आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हो जाए, लेकिन इंसान को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? खाना खाने के बाद ये सारी चीज़ों से फाइनली मिलेगा क्या? उसकी बॉडी में होती है ग्रोथ। यानी कि हमने एक पोर्शन पढ़ना है, दैट मीन्स एवोल्यूशन, है ना। तो एवोल्यूशन, इंसान कहाँ से कैसे आया और उसके बाद उसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो एक ग्रोथ वाला पोर्शन होता है। लेकिन इंसान जैसे हमने कहा कि कैसे आया, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, आपन को पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के लिए अगर इंसान बॉडी जो है वो किसी भी चीज़ से बनती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। और उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएंगी। तो सारी प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, लौट कर हम वहीं पर आएंगे, यानी कि एक की कंप्लीट साइकिल है। और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन है, आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, दैट मीन्स मूवमेंट भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इतना सारा चीज़ पढ़ने के लिए हमारे पास इन सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में ही हम लाइव प्रोसेस करें। तो एक प्रोसेस तो नहीं है, तो हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, तो हम कहेंगे लाइव प्रोसेसेस। इसके लिए हमारे पास ग्रोथ के लिए एक अलग चैप्टर है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग चैप्टर है, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अलग चैप्टर है। बाकी सारे पोर्शन हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन के कुछ पोर्शन के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 13 लास्ट में होगा। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो प्रॉपरली बना सकते हैं। सो डेफिनेशन के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? इसमें हम अपने मन से 2 से 3 डेफिनेशन बना सकते हैं। एक पहले हम ब्रॉड बनाते हैं, फिर इसको एक शॉर्ट में बनाएंगे, जिसमें हमें दोनों याद करने में हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या थी? स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हम लिखेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो हम लिखेंगे परफॉर्म व्हाट? क्या परफॉर्म करते हैं? नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, है ना। तो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, या हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। किस चीज़ के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं? फॉर मेंटेन देयर लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा? सच एज, फर्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद हमने कुछ पोर्शन में देखा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बाद सर्कुलेशन, जिसको हमने ट्रांसपोर्टेशन भी कहा था, एंड रिप्रोडक्शन। एंड सो ऑन, सो एटसेट्रा हम लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी परफॉर्म है। सो हम कहेंगे सच एक्टिविटीज इज कॉल्ड सच एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड, या फिर हम और अच्छा प्रॉपर बनाना चाहें तो सच एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, है ना। या फिर इसको हम शॉर्ट डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? जैसे अगर हम ये कहें द बेसिक
functions, the basic functions. अब बेसिक फंक्शंस क्या है, परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे परफॉर्म बाय, किसके द्वारा किया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग, किस चीज़ के लिए, टू सस्टेन, सस्टेन क्या, देमसेल्फ, है ना, टू सस्टेन देयर सेल्फ, अपने आप को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस वो जो हमारे विल पावर पर डिपेंड नहीं करते हैं, हमारे सेल्स करते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कितने होंगे, वेरियस केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन ये क्या करते हैं, सेल्स के अंदर हमारी जब वाइटल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द वाइटल एक्टिविटीज़, वाइटल एक्टिविटीज़ जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सो ऑन। सो ड्यूरिंग द वाइटल एक्टिविटीज़ हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ परफॉर्म होता है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायो केमिकल रिएक्शंस, है ना, यही वाइटल एक्टिविटीज़ ही बायोकेमिकल रिएक्शन कराती हैं। तो ये हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं। अब ये बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, दैट मीन्स यहाँ पर हम कहते हैं एक सिंगल बात, इसमें रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रेन के फंक्शंस हो गए, सारी चीज़ें, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हर एक वर्ड को हमको यूज़ करना है, इसमें सारे केमिकल सेल्स तो होंगे, तो वाइटल एक्टिविटीज़ में एक आपने ले लिया केमिकल रिएक्शन, और दूसरा हम लेते हैं फिजिकल रिएक्शंस, या फिजिकल का एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटीज़, और दूसरा हो गया फिजिकल एक्टिविटीज़। तो केमिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो बॉडी में क्या होती हैं, कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, कंटिन्यू चेंज होती हैं। अब कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है मेटाबॉलिज्म, और ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है आसानी से, लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी, या फिर हम लिखें नेसेसरी फॉर लाइफ सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस में जो हम पढ़ रहे थे, इसी को कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और आसान भाषा में समझने के लिए दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमने क्या लिया, फूड, और खाने को इनटेक करने के बाद इसको हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, है ना, केमिकल्स, या फिर हम कहें एंजाइम्स के थ्रू। और केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। और अगर एनर्जी चाहिए तो दूसरा तरीका ये है कि ये केमिकल एक्चुअल में तोड़ क्या रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो फूड है ये ब्रेक करता है प्रोटीन को, ये ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है,
और ये ब्रेक करता है फैट्स को और n नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इन सभी के थ्रू हमें जो मेन एनर्जी मिलती है, किसके थ्रू मिलती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। सो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। दैट मीन्स तब हमको जाकर क्या मिलेगी? एनर्जी। यानी अल्टीमेट जो हमारा गोल है हमारी बॉडी का, सारे फंक्शंस का, फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ का एक अल्टीमेट गोल होता है एनर्जी मिलाना, है ना। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ये जो अच्छा एनर्जी पे बात आ गई है, तो एनर्जी पे एक चीज़ और भी चर्चा कर लेते हैं कि जो एनर्जी होगी आपकी, एनर्जी आपकी बॉडी में एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर होती है। या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है जो आपके पास फॉस्फेट हैं उसके 3 बॉन्ड एक साथ में मिले होते हैं। ये कुछ इस तरीके से, इसको ये जो हमने कहा इसे कहते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। क्या कहा जाएगा? फॉस्फेट बॉन्ड, ये जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब ATP 3 फॉस्फेट बॉन्ड है, यानी T मतलब ट्राई। अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में जा रहे थे तो ये बदलते हैं पहले ADP से ADP, ADP से ATP पे जाते हैं, यानी ATP हुआ और ये है ADP। ADP का मतलब होता है फॉस्फेट के 2 बॉन्ड। ADP से मतलब होगा यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको हम फिर से अगर और आसान भाषा में समझना चाहें तो इसको एक ही बार में फिर से तीसरे नंबर पर भी हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म किस तरीके से वर्क करेगा। यानी कि ATP और ADP से अगर हमको एनर्जी की चाहिए, यानी कि हमें फूड से एनर्जी की चाहिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? उसमें सिंथेसिस मतलब फूड बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। उसके लिए भी हमें एक्चुअल में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो सिंथेसिस करना। तो सिंथेसिस किया, इसका मतलब है सिंथेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन दैट मीन्स टू प्रिपेयर। सो हम क्या कर रहे हैं? आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, इसी न्यूट्रिएंट्स को हम देख रहे हैं क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को करते हैं ब्रेक डाउन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, ये न्यूट्रिएंट्स को हमने क्या किया? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं और यही एक कंप्लीट प्रोसेस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि अगर मेटाबॉलिज्म हम कर रहे हैं तो कहीं हमने एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और कहीं हम एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, यानी कि कहीं पर बनाना और कहीं पर यूज़ करना। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म के कुछ टाइप भी होते होंगे। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप होंगे। एक पढ़ेंगे हम एनाबॉलिज्म और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम कैटाबॉलिज्म। क्या होता है एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म दैट मीन्स यहाँ पर हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी इज यूज्ड।
यानी कि इन दिस प्रोसेस द एनाबॉलिज्म इज एनर्जी इज यूज्ड। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी इज रिलीज्ड। कैसे समझ में आएगा कि एनर्जी यूज़ हो रही है, रिलीज हो रही है? कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो दो पाथवे हमने देखे, एक एनाबॉलिज्म पाथवे और एक कैटाबॉलिज्म पाथवे। तो दोनों पाथवे हैं, और अगर हम दोनों का एक एक एग्जांपल देखें, लाइक सबसे फर्स्ट एग्जांपल है कि आपने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था सिंथेसिस, और सिंथेसिस करने के लिए एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। तो कौन सी एनर्जी हमने ले लिया? सनलाइट। जो सनलाइट है कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सनलाइट करती है प्लांट, और प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन करने के बाद फाइनली आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, साथ में आपको मिलता है ऑक्सीजन भी, जो कि ह्यूमन इनटेक कर लेते हैं, है ना। इसे कौन लेता है? ह्यूमंस। और साथ में मिलती है एनर्जी, जो कि मिलेगी एटीपी के फॉर्मेट में। इस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है? तो हमने क्या देखा कि एनर्जी को यूज़ किया गया है, ठीक। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो तुमको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, जहाँ एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी बनाई गई। और एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी क्या थी यहाँ पर? सनलाइट। इसका मतलब है कि अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप ये पूरी रिएक्शन लिख सकते हैं, या फिर हम सीधा बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म, एंड द सेकेंड वन इज, ये तो एग्जाम्पल था एनाबॉलिज्म का, लेकिन कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अगर देखना है तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ इस कॉर्नर में। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पर आप देखोगे कि आपने जो अभी ग्लूकोज बनाया C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये आपकी बॉडी में जाने के बाद एंजाइम्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। जब भी हम किसी भी रिएक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ एरो का साइन बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज माना जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस, तुमको जो रिएक्शन हमने बनाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस प्रोसेस को लिखा भी था, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। तो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने एनाबॉलिज्म का देखा और एक कैटाबॉलिज्म का देखा। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल दैट इज फोटोसिंथेसिस, एंड कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल इट इज़ रेस्पायरेशन। सो आज के एजेंडा में था कि हमारे पास दो पोर्शन हो, जिसमें हम कह रहे हैं कि डेफिनेशंस क्या होती हैं और लाइफ प्रोसेस क्या होती है, और मेटाबॉलिज्म और उसके टाइप्स। तो प्रॉपर अमाउंट में हमने आज का थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, आज का डे फर्स्ट था तो उस हिसाब से हमने कुछ पोर्शन किया। इसका थोड़ा सा रिवीजन करना है। हर एक से दो टॉपिक के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं वो भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होती है और उसकी डेफिनेशन। फिर हमने देखा कि डेफिनेशन को हमने दो तरीके से देखा, एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म में। तो ये एक और डेफिनेशन मिली। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में दो चीज़ें परफॉर्म होती हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़, और उसको कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म में हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें रहेंगी, या तो एनर्जी यूज़ होती है या तो एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। तो एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम देखते हैं कि एक प्रोसेस है दैट इज़ एनाबॉलिज्म, और दूसरा है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों क्या है? मेटाबॉलिज्म के टाइप्स हैं, और इन दोनों प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। और जो हमें एनर्जी की यूज़ हो रही है या रिलीज़ हो रही है वो हमें एटीपी के फॉर्मेट में मिलती है, जिसका फुल फॉर्म है
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में CBSE में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ATP और ADP का यूज़ और ये क्या होता है 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और ये जो बॉन्ड्स हैं, तो ये जो हमने हाईलाइटेड किए हैं इतने पोर्शन को कवर अप करेंगे। सो आज के लिए इतना ही ना। और नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होंगे, और n नंबर ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको थोड़ा सा हम हाई लेवल पर भी लेकर चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मिस ना हो पाए। सो थैंक यू।